अरे मिश्रा जी, क्यों हाँफ रहे हो आप इतना? सर 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 वो ईएमआई देना था, लेट हो गया सर मैं। वो तो 3 बजे तक था, अब तो 3-2 हो गए। अब तो पेनल्टी लगेगी और सिबिल स्कोर भी आपका हो गया खराब। और साथ ही साथ बैंक को आपको लिखित में देना भी पड़ेगा कि भाई लेट क्यों हो गई आपकी ईएमआई। और सच बताऊं तो आप जैसे लोगों के चक्कर में ही ना देश में कानून व्यवस्था का पूरा मजाक बना हुआ है। सर ऐसा नहीं है सर। सर 2 मिनट लेट हुआ हूं सर। इतना ट्रैफिक था, रास्ते में कोई रैली चल रही थी इलेक्शन का, और वो मेट्रो बन रहा था। वाह, एक तो हम आपके लिए मेट्रो बनवाए और फिर आप सरकार को ही दोष दो। आप पूरे 2 मिनट लेट आए हो। 2 सेकंड ही बहुत होते हैं। 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड और घर जाने के बीच में ना सिर्फ 2 सेकंड का फासला होता है। तो आप गए हार, तो अब निकलिए घर। नहीं 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 सर ऐसा मत करो सर, ऐसा जुल्म मत करो सर। सर पेनल्टी सर आप एक काम करो सर, ये एक बार ले लो। मैं अगली बार बैंक खुलने से पहले सर लाइन लगा दूंगा। ईएमआई प्लीज ले लो सर प्लीज। A few moments later. अरे 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 सिंघानिया साहब, वो भी अपनी रोल्स रॉयस में। अरे साहब, हमको बता दिया होता, हम दौड़े चले आए होते। वहीं थोड़ा खर्चा पानी की भी बात हो जाती। आइए आइए, बैठिए। Oh, मैनेजर एक्चुअली मैनेजर मैं इसलिए आया क्योंकि यू नो द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इज सच। इसी वजह से मैं आपके 15 लास्ट ईएमआईज नहीं दे पाया। वेरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? दुनिया रिसेशन में जा रही है, वीसी फंडिंग सब ठप पड़ी हुई है। अब इस बीच में आप कैसे ईएमआई पे करेंगे सर? तो एग्जैक्टली मैनेजर, तो इसी वजह से हमारी कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम आपका 5,000 करोड़ का लोन वापस नहीं दे सकते। सॉरी। अरे कोई बात नहीं सर, वैसे हमने आपका लोन तो राइट ऑफ बहुत पहले ही कर दिया था। आप कुछ ले दे के थोड़ा बहुत सेटलमेंट भी कर लेते हैं। Oh yes, of course मैनेजर, हम कुछ ले दे के हम सेटल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। So any paperwork required from my end, या you know, आप अगर चाहे तो आप रोल्स रख सकते हैं, you know। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सर? आज बिजनेस नहीं चला तो ईएमआई नहीं आ पाई, कल कोई नया बिजनेस उड़ेगा तो ईएमआई भी आ जाएगी। आप चिंता मत करो सर, कोई नया लोन चाहिए तो बताइएगा। फिलहाल आप गाड़ी में बैठो और चिंता मुक्त होकर घर जाओ। दिस इज व्हाई आई लव योर बैंक मैनेजर, दिस इज व्हाई आई लव योर बैंक। नहीं अभी हम घर नहीं जाएंगे। आई एम हेडिंग टू द एयरपोर्ट एक्चुअली। कैरिबियन आइलैंड्स जा रहे हैं। वहां भी तो इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं, उन्हें भी तो मैनेज करना है। यू नो, बड़े बड़े लोग, छोटी छोटी समस्याएं सर। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। मजाक ये नहीं कि जो आपने अभी देखा, मजाक तो ये है कि ये सारी बातें सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। तो केरला स्टोरी के तरह हम यहां 3 का 30,000 नहीं बना देते हैं, लेकिन तब भी नंबर्स आज के एपिसोड में चौंका देने वाले हैं, 100% ट्रू हैं। मई 2014 में हमारे देश के बैंक्स का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, माने वो पैसा जो बैंक के पास वापस नहीं आया, 2.51 लाख करोड़ था। मार्च 2018 आते आते ये एनपीए करीबन 10 लाख करोड़ बन जाता है। मतलब 4 साल में 4 गुना। 3 गुना लगान। अरे एडिटर, 3 गुना नहीं, 4 गुना लगान। और इस लगान के चलते, माने इस कर्जे के चलते हमारे बैंक्स बंद होने के कगार पर आ गए जब सरकार को बेल आउट करना पड़ा। लेकिन ये एनपीए होता क्या है? सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो बैंक्स पैसा कैसे कमाती हैं? बैंक्स लोन देती हैं, उसकी वजह से ईएमआई वापस आता है, उससे खर्चा चलता है, एम्प्लॉय की सैलरी चलती है, बैंक को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। ईएमआई बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अगर 3 महीने से ज्यादा किसी लोन की ईएमआई बैंक के पास नहीं आ रही होती है तो उसे ग्रॉस एनपीए खाते में डाल दिया जाता है। बैंक्स हमेशा कुछ पैसे अपने पास अलग रखते हैं जिसे कहा जाता है प्रोविजनिंग। अगर थोड़ा बहुत ईएमआई नहीं भी आता है तो प्रोविजनिंग से काम चल जाता है, पर अगर बहुत ज्यादा ईएमआई वापस ना आए तो प्रोविजनिंग भी फेल कर जाती है। और इतना जब ज्यादा एनपीए हो जाता है तो बैंक डूब सकती है, साथ ही साथ में आपका पैसा का भी स्वाहा। लेकिन क्या हो अगर ये बैड लोन्स, ये एनपीए गायब कर दिए जाए? पिछले 6 सालों में ऐसा ही कुछ हुआ है। बैंक्स ने 11 लाख करोड़ बैड लोन्स एनपीए राइट ऑफ कर दिया है। पब्लिक सेक्टर में 8 लाख करोड़, प्राइवेट बैंक्स में 3 लाख करोड़। एनपीए तो समझ में आ गया, वो लोन जो जुमला निकला, वो ईएमआई निकला जो पॉलिटिशियन के वायदे की तरह वापस कभी आया ही नहीं। लेकिन लोन राइट ऑफ क्या होता है भाई? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है।
जिस किसी ने भी बचपन में स्कूल में होमवर्क नहीं होने पर कहा कि मैडम मैम आई एम सॉरी, मैंने होमवर्क तो किया था पर कॉपी तो घर पे रह गई, मैं भूल गया, काम मैंने अच्छी तरीके से किया है, उसे ये राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जो एनपीए की गंदगी है, जो एम्बैरेसमेंट है, जो बैंक उसको देखती है इस तरीके से, उसको खाते से हटाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे बैलेंस शीट प्रिम एंड प्रॉपर, नीट एंड क्लीन के 10 आउट ऑफ 10 मिले नंबर आपको। ये एनपीए फिर बैंक के खाते से हटाकर एक और अलग खाते में डाल दिया जाता है और इसी को कहते हैं राइट ऑफ। ये लोन कहा जाता है कि अभी भी जिंदा है, लेकिन पैसे मिलने की आशा बैंक ने छोड़ ही दी है। अगर आपका और मेरा 1,00,000 रुपए भी बैंक के पास गलती से छूट जाए तो नौबत आ जाएगी, हमारे रिश्तेदारों तक को बैंक नहीं छोड़ेगी। लेकिन जहां 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ की बात आती है तो बैंक सोचती है क्या करना इतना माथापच्ची, जाने दो पैसा, इट इज ओके, सब माया है। तो लोन राइट ऑफ करने के बाद एसबीआई का नेट एनपीए एक राउंड अबाउट 1,00,000 करोड़ से कम के राउंड अबाउट 30,000 करोड़ हो जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है, बैलेंस शीट सब चंगा सी है। सरकार लेकिन बार बार यही कहती है, नहीं हमने लोन माफ नहीं किया है, इसको आप कंफ्यूज मत करिए, गलत बातें मत फैलाइए, बस रुकावट के लिए कुछ खेद है, करण अर्जुन की तरह ये पैसे भी वापस आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन अब निर्मला ताई को गुस्सा आने लगा है। वैसे वो तो हमेशा ही गुस्से में रहती है। नहीं, मेरा मन में कहने का मतलब है कि उन्हें गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि ये जो करीबन 10 लाख करोड़ की हम राइट ऑफ की बात कर रहे हैं, उसमें से रिकवरी सिर्फ 1,32,000 करोड़ के आसपास की हुई है, मतलब 13-14% से ज्यादा रिकवरी नहीं हुई है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अब कह रही है, नहीं मेक इट द कानून, ये रिकवरी 40% तक होनी चाहिए। अजीब फकीरी है, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जानते क्यों? क्योंकि जो महारथी हैं, जो ये पैसा खा के बैठ गए, डकार भी नहीं लिए, वो वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। ये न्यू एज बैंक लुटेरे हैं, या तो बाहर भाग चुके हैं या तो कोर्ट में ऐसा सरकार को फंसाया है, लेकिन पैसे वापस नहीं निकल रहे हैं। इसी एपिसोड के पार्ट 1 में हमने आपको कुछ नामी गिनामी बैंक लुटेरों के बारे में बताया था। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, एरा इंफ्रास्ट्रक्चर, री एग्रो, एबीजी शिपिंग, ये तो टॉप रैंकर्स हैं। लेकिन ये जो डिफॉल्टर्स की लिस्ट है ना, बहुत लंबी है और मोटी चमड़ी वाले ये डिफॉल्टर्स हैं, और कुछ जानबूझकर शैडोज में भी रहना चाहते हैं, तो आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन लिखते लिखते लव हो जाए वाला एडवर्टीजमेंट तो आपने जरूर सुना होगा। रोटोमैक पेन का था ये एड, काफी फेमस था ये कंपनी। 1992 में बने इस कंपनी ने जल्द ही इंडिया भर में अपने कस्टमर्स ढूंढ लिए थे और एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन गया था पेन्स की। अब एक्सपोर्ट्स कंट्री को काफी मदद करती है, फॉरेन हमें एक्सचेंज कमा के देती है, इसीलिए देश की जो सरकार होती है एक्सपोर्टर्स के लिए मदद करने की कोशिश करती है। मदद कैसे? अरे सबसे आसान तरीका एक एक्सपोर्टर को मदद करना होता है सस्ते दामों पर से, सस्ते इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराना, ठीक है? तो दो देशों के बीच में जब बड़े बड़े वॉल्यूम्स की ट्रेड होती है तो मैन्युफैक्चरर के पास सामान बनाने के लिए उतना पैसा होता नहीं है, इसीलिए वो लोन लेकर सामान बनाती है और सामान बिकने पर लोन वापस चुका दिया जाता है। इस तरीके से ट्रेड में एक लोन का इस्तेमाल होता है और जिसे कहा जाता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट। बस इसी का फायदा रोटोमैक ने उठाया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने रोटोमैक ग्लोबल पर आरोप लगाया है कि रोटोमैक ने टोटल 11 लेटर ऑफ क्रेडिट डिवॉल्व किए हैं, मैंने आसान भाषा में बोले तो पेमेंट नहीं किया। इसका टोटल अमाउंट लगभग 750 करोड़ है और इसके बैंक के पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। सुन रहे हैं, 750 करोड़ की लोन और कोई सिक्योरिटी नहीं, और यहां हमें अपनी पूरी जन्म कुंडली देनी होती है और सब कुछ सौंप देना होता है, मान सम्मान दे देना होता है बैंक को एक छोटा सा 60,000 का लोन या 60 लाख का लोन लेने में भी। रोटो बैंक पर फिर सीबीआई की रेड पड़ी। पता चला कि टोटल डिफॉल्ट अमाउंट 3,000 करोड़ के आसपास निकला है। तब जाकर इनके डायरेक्टर श्रद्धा कोठारी और राहुल कोठारी पर केस दर्ज किया गया। बैंक्स ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, फर्जी बिलिंग थी, फर्जी सेल कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। तब जाकर हमें डाउट हुआ। वैसे डाउट इनको अब बोल रहे हैं कि नहीं, रोटोमैक को लोन देते समय भी डाउट हुआ था। अब लेकिन पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन कितना आसान है, हजार हजार करोड़ के लोन मिल जाते हैं लोगों को, और हम यहां 10 लाख के लोन के लिए भी भीख मांगते रहते हैं और इतनी सारी स्क्रूटनी होती है। तो इनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होती है भाई?
फ्रॉस्ट इंटरनेशनल का नाम तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन काम इनका इंटरनेशनल लेवल का। सीबीआई ने जब इस कंपनी पर छापा मारा, एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर में फ्रॉस्ट इंटरनेशनल पर यह आरोप लगाया कि इस कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया समेत 14 बैंकों को 4,000 करोड़ का चूना लगाया। फकीरी देख रहे हैं आप, 4,000 करोड़ का चूना लगा रही है एक कंपनी। बंटी और बबली पिक्चर में अभिषेक और रानी मुखर्जी ने ताजमहल बेच दिया, ठीक है। फ्रॉस्ट वाले भी कुछ कम नहीं निकले। इन पे सीबीआई का यह आरोप है कि बैंक से इन्होंने पैसे लिए, फिर अपने ही दूसरे कंपनीज को लोन दे दिया और मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन दिखाया, लेकिन असली कोई एक्सपोर्ट नहीं था, सब फर्जीवाड़ा चल रहा था। माने मेक इन इंडिया नहीं हो रहा था, फेक इन इंडिया हो रहा था। लिस्ट में एक और नाम आता है जूम डेवलपर्स का। ईडी ने जूम डेवलपर्स के फाउंडिंग मेंबर विजय चौधरी और शरद काबरा पर केस रजिस्टर किया। फ्रॉड की टोटल अमाउंट निकली करीबन 2,600 करोड़। देखिए 1,000 करोड़ से कम तो बात ही नहीं हो रही है यहां। और इसके बदले में जब बैंक्स ने जूम डेवलपर्स की प्रॉपर्टी सीज की अपना पैसा वापस लेने के लिए, तो मिले उनको सिर्फ 130 करोड़ रुपए। बाकी का पैसा स्विस बैंक में मिला होगा। इस फ्रॉड के लिए जूम डेवलपर्स ने सोचा कि अगर बैंक को कन्विंस ना कर सके तो उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है, इसीलिए बैंक से लोन उठाया गया एक फर्जी प्रोसेस से। फिर जूम डेवलपर्स ने इसे अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जूम रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो ऑल्सो विजय चौधरी ही संभालते थे। फिर जूम रियल्टी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, फिर लोन जूम डेवलपर्स के नाम से लिया जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है जूम रियल्टी के नाम पर, फिर जूम रियल्टी प्रॉपर्टी खरीदती है। बड़े आसानी से यह स्कैम चलता रहता है और पैसे निकलते रहते हैं। बैंक्स को 2,600 करोड़ का चूना लगाने के बाद अब यह कंपनी लिक्विडेशन के लेवल तक आ चुकी है। कंस्ट्रक्शन में एक और नाम आता है कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का, जिसका टोटल फ्रॉड अमाउंट अगेन 4,000 करोड़ के आसपास आता है। टनल, कैनाल्स, इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के चेयरमैन सुरेंद्र सेबिनेनी ने बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर 16 बैंकों को चूना लगाया। फ्रॉड करने का तरीका सेम वाला ही गांव में चोरी वाला था। 4 आदमी चोरी करे, 4 अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाओ, कोई ना कोई तो बच ही निकलेगा। मतलब एक कंपनी के नाम पर लोन लिया गया, धीरे धीरे फिर दूसरी कंपनीज में पैसा साइफन ऑफ कर दिया गया। इसे कहते हैं एक्चुअली विलफुल डिफॉल्टर। मतलब ऐसे डिफॉल्टर्स जिन्होंने किसी इकोनॉमिक मजबूरी या डाउनटर्न के चलते पैसा नहीं वापस किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर लोन लिया था, बैंक को चूना लगाने के लिए लोन लिया था, पैसे को डाइवर्ट करने के लिए ही लोन लिया था। इसी लिस्ट में डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स का नाम भी आता है। डेक्कन क्रॉनिकल्स पर आरोप यह है कि उन्होंने और उनके प्रमोटर्स ने मिलकर करीबन 8,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। फर्जी बैलेंस शीट, नए लोन लेते समय पुराने लोन्स का डिटेल डिस्क्लोज नहीं करना, और यही है मेरी मेन ऑब्जेक्शन। अरे आपके और हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी इधर उधर हो जाए तो सीए तुरंत फोन कर सवाल करता है कि देखो ढूंढो कहां गया ये 1 रुपए, एक्सप्लेनेशन देना है आईटी डिपार्टमेंट को। हमारा छोटा से छोटा एक लोन भी सिविल में दिखाई देता है, हमारी रेटिंग इधर उधर हो जाती है। और यहां ये कंपनीज पुराने लोन होते हुए भी नए लोन ले लेते हैं। इतने बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स के प्रेजेंस में भी अपने बैलेंस शीट में फेरबदल कर लेते हैं। एक आदमी करप्ट हो सकता है, एक फर्म करप्ट हो सकता है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सोचिए एक बड़ी कंपनी के रिटर्न फाइलिंग में या लोन एप्लीकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट फर्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, कितने लोग करप्ट हैं यहां। बैंक्स, आरबीआई, किसी को भी पता नहीं चला कि इतने बड़े सारे स्कैम्स हो रहे हैं। और इससे भी बड़ा स्कैम बताता हूं, इतना बड़ा जो घपला हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपको लगता है बैंक भरपाई करेगी? जी नहीं, आप और हम। अगर हर महीने हमारे और आपके अकाउंट से 50 रुपए भी बैंक्स एक्सट्रैक्ट कर ले, सर्विस फी लगा दे, तो पिछले 8 साल का एनपीए डिफॉल्ट उसकी भरपाई हो जाएगी। थोड़ा दिमाग हिला ना। 50 रुपए तो किसको मालूम चलता है बैंक ने कब कहां काट लिए, नहीं तो जब तक ना आप डिटेल्ड बैलेंस शीट देख रहे हो। थोड़ा रिसर्च करने के बाद हमें यह दिखा कि बैंक की जो चार्ज की लिस्ट होती है वो 58 पेजेस लंबी लिस्ट होती है चार्जेस की। अब निकाल लीजिए। और वैसे मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, ये चार्ज की लिस्ट आप खुद भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक क्लिक करके देख लीजिएगा। शायद यही कारण है कि रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से पूछा गया कि अडानी का ये जो लोन का इंपैक्ट है, ये अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बैंक्स पर क्या असर पड़ेगा अगर एक्चुअली ये इंप्लोड कर गया,
तो उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े बैंक्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। अब देखिए बात भी सही है, अडानी का सिर्फ 70-80,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है इंडियन बैंक्स पर, 1% भी नहीं होगा टोटल लोन साइज का। 500 रुपए भी अगर चार्ज कर लिए ना हम सब पर, तो ये लोन की भरपाई हो जाएगी। पर सवाल यह है कि हम कब तक इन बैंक लुटेरों को ऐसे चलने देंगे? एनपीए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे बैंक्स को स्टेयर कर रही है। अच्छी नीयत के अलावा शायद प्रॉपर ऑडिटिंग से यह प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो, पर कुछ प्रॉब्लम शायद खत्म होने के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। और ये एनपीए सिर्फ बड़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं है कि यहां नहीं पे किया और वहां रह रहे हैं। ये एनपीए आप पर और मुझ पर भी इंपैक्ट करेगा जब लो बैलेंस अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा, जब रैंडम चार्जेस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालेगा और वो आपसे और हमसे ही निकालेगा। और सबसे सैड बात यह है कि आप और हम आज भी अगर लोन लेने जाएं तो हमें भिखारियों की तरह ट्रीट किया जाएगा, जबकि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कनेक्टेड पीपल 1000-5000 करोड़ के भी लोन ले लेंगे और उसको रीपे ना भी करे तो उनका घंटा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।